बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। हमने देखा था कि यूवी विजिबल रेडिएशन जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जब हम मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इरेडिएट करते हैं इन यूवी विजिबल लाइट से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से या ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, इसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो है प्रोवाइड करती हैं यूवी रेडिएशंस। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस किस किस तरह की हो सकती हैं, कितने मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, इसके लिए सामने डायग्राम बनी हुई है, इसको गौर से देखिए। हमें पता है बेटे कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पे होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पे होते हैं। तो अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखें तो सबसे कम एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल की होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की होती है। फिर सिग्मा के बाद हायर एनर्जी होती है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और पाई से रेलिवेंट इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर पाई स्टार होता है। ठीक है, एन जो है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो जिसको हम लोन पेयर कहते हैं ना, ठीक है, ये एन जो है ये लोन पेयर्स को, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करता है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जैसे आप ऑक्सीजन का वाटर जहन में लाइए, सल्फर डाइऑक्साइड या कोई और मॉलिक्यूल जहन में लाइए, तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के साथ साथ जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल में, पाई ऑर्बिटल में, और एन या लोन पेयर की शक्ल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इनकी ट्रांजिशंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर एनर्जी इनको मिल जाती है एक्साइट करके, ये कहाँ जा सकते हैं, सिग्मा स्टार में। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ एंटी बॉन्डिंग एसोसिएटेड है वो है सिग्मा स्टार। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे सिग्मा से तो कहाँ जाएंगे, सिग्मा स्टार। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए आप देखिए कि इसमें कितना ज्यादा गैप है। जो साइड पे वेरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरो बना हुआ है ये एनर्जी को शो कर रहा है कि सबसे लोअर सिग्मा की और सबसे हाई जो है सिग्मा स्टार। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा से सिग्मा स्टार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो एक्साइट करेंगे, उन्हें प्रॉपर एनर्जी मिल जाए जितनी पाई से पाई स्टार के जाने के लिए चाहिए, तो पाई से पाई स्टार में चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर उनको कम एनर्जी मिलती है तो वो एन से पाई स्टार में चले जाएंगे, अगर उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो एन से सिग्मा स्टार में चले जाएंगे। यानी 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार जिसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, फ्रॉम पाई टू पाई स्टार जिसके लिए इंटरमीडिएट एनर्जी चाहिए, फ्रॉम एन टू सिग्मा स्टार इसके लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और फ्रॉम एन टू पाई स्टार इसके लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनका एनर्जी गैप सबसे कम है। ठीक है बेटे, ये बेसिक 4 मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। अब जब मॉलिक्यूल को अप्रोप्रिएट एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट कर देते हैं। अगर ज्यादा एनर्जी मिले तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में, या एन से सिग्मा स्टार में, या पाई से पाई स्टार में, डिपेंडिंग ऑन कि जब वो कोइंसाइड कर जाती है एनर्जी जितनी चाहिए और जितनी उनको मिलती है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूँ। Absorption of light energy by organic compound in the visible and ultraviolet region involves promotion of electrons from the ground state to a higher energy state, that is promotion of electrons from a bonding orbital to an anti-bonding orbital. The anti-bonding orbitals associated with sigma orbital is the sigma star orbital, and that associated with pi orbital is pi star orbital. As the n orbital contains unshared pair of electrons, there is no anti-bonding orbital associated with it. ठीक है ना बेटा, जो तो बॉन्डिंग है उनके साथ एंटी बॉन्डिंग अटैच हो गए, जो है ही नॉन बॉन्डिंग तो उसके साथ तो एंटी बॉन्डिंग नहीं होगा ना। उसके बाद ये 4 मोड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के।
सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ये आपको बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। ये छोटी सी जो फिगर है ये इसे हाथ से बनाइए, ठीक है, और इसके साथ लिख के देखिए, एरोस लगाइए, गलत एरोस नहीं लगाने। आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा से सिर्फ सिग्मा स्टार में ही जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, पाई से पाई स्टार में ही जा सकते हैं। एन जो नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन है उनके लिए दो पॉसिबिलिटी, या तो पाई स्टार में जाए या फिर सिग्मा स्टार में जाए, ठीक है। The energy required for sigma to sigma star transition is very high and consequently it occurs at shorter wavelength. ठीक है ना बेटा, हमें पता है कि जो जितनी ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ है उतनी ही एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ये वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की, ठीक है। तो अब शॉर्टर वेवलेंथ पे अगर ये ट्रांजिशंस होती हैं, इट मींस कि इन द वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन जो 200 से 50 नैनोमीटर तक है। Therefore, compounds in which all valence shell electrons are involved in single bond formation, such as saturated hydrocarbons, do not show absorption in the ordinary ultraviolet region. इसलिए जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स हैं, जो जिसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई और पाई बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो नॉर्मल रीजन है 200 से 800 वाला, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो नहीं करते, उसमें एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, क्योंकि उनको उनकी जो एनर्जी जितनी चाहिए ये 200 वाला रीजन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी जो लोअर शॉर्टर वेवलेंथ की जो इससे छोटी हैं, जो 20 से 50 नैनोमीटर रेंज में आती हैं वेव लाइट, यूवी लाइट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो यूवी लाइट है 50 से 200 नैनोमीटर तक, वो चाहिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए। इसलिए जो प्रोपेन है उसका लैम्डा मैक्स 135 नैनोमीटर है, 200 से नीचे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी वाला और कम वेवलेंथ वाला 135 नैनोमीटर पे, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है तो स्ट्रॉन्गर एनर्जी वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टर वेवलेंथ वाली चाहिए। तो लैम्डा मैक्स जो प्रोपेन का आता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये 135 नैनोमीटर पे आता है। कंपाउंड्स दैट कंटेन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स like oxygen, nitrogen, sulfur or halogen atom are capable of showing absorption owing to N2 sigma star transitions. जैसे मिथाइल अल्कोहल के लिए लैम्डा मैक्स है 183 नैनोमीटर। These transitions are of lower energy than sigma to sigma transitions. होती उससे लोअर है, लेकिन फिर भी ये भी उससे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये भी वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। So the molecules containing non-bonding electrons usually exhibit absorption in the ultraviolet region, vacuum ultraviolet region. Transitions from pi orbital to antibonding pi star orbitals are associated with unsaturated centers in the molecule. जाहिर है पाई बॉन्ड जहाँ होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वहीं पे पाई स्टार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसलिए अब आपको पता है कि इनके दरमियान एनर्जी गैप कम है, सो देयर आर स्टिल लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड pi to pi star transitions occur at longer wavelength, usually well within the ordinary UV region. The pi to pi star transitions are of intermediate energy between those owing to n to sigma star and n to pi star, ठीक है, उनकी एनर्जी इंटरमीडिएट होती है। The magnitude of molar extinction coefficient Emax of a particular absorption is directly proportional to the probability of that particular electronic transition. The more probable a given transition, the larger the extinction coefficient. बेटे ये बहुत अहम बात है और सिंपल भी है कि जितना ज़्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी, ये हमें बताएगी कि ये वाली ट्रांजिशन उतनी ज़्यादा पॉसिबल है। जैसे आप देखिए कि सिग्मा से सिग्मा स्टार पॉसिबल है ना, ठीक है, तो इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी। पाई टू पाई स्टार एक ही लेवल पे हैं, ऑर्बिटल्स एक ही फेज में हैं, तो पॉसिबल है ना, तो लैम्डा ई मैक्स जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन एन से अगर सिग्मा स्टार या एन से अगर पाई स्टार में जाने हैं, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है, वो एक प्लेन में नहीं है, तो इसलिए वहां पे जो ई मैक्स है इसकी वैल्यू कम होगी। जब एक ही एक्सिस में होता है, एक ही प्लेन में ट्रांजिशन हो रही होती है, तो ई मैक्स की वैल्यू थाउजेंड्स में होती है, जैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार या पाई से पाई स्टार।
लेकिन जब प्लेन फर्क होता है, जब n से सिग्मा स्टार या n से पाई स्टार में जाती है तो ई मैक्स की वैल्यू थाउजेंड्स की बजाय हंड्रेड्स में होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन टर्म्स यूज्ड इन यूवी एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप। ये टर्म्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने बहुत गौर से पढ़ना, समझना और रट लेना है, क्योंकि आमतौर पे पेपर में ये लाजमी आती है। कोई ऐसा पेपर आपने नहीं देखा होगा जो इन टर्म्स की डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल के बगैर। फर्स्ट टर्म इज क्रोमोफोर। क्रोम इज कलर, क्रोमोफोर, an isolated functional group not in conjugation with any other group is said to be chromophore if it absorbs in ultraviolet or visible region। कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसे हम क्रोमोफोर कहेंगे अगर वो यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यानी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ये सलाहियत हो कि वो यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, उसका लैम्डा मैक्स उस रीजन में आता हो, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोफोर। All colored substances must have at least one chromophoric group, though the mere presence of chromophore is not sufficient to make it colored। खैर ये लंबी डिस्कशन है, लेकिन आपने याद रखना है कि सारे जो कलर सब्सटेंसेस हैं उसमें एटलीस्ट एक क्रोमोफोरिक ग्रुप जरूर होता है। ठीक है, क्रोमोफोर क्या होता है? आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप नॉट इन कॉन्जुगेशन विद एनी अदर ग्रुप एंड it absorbs in the ultraviolet and visible region। Auxochrome. Auxochromes are functional groups which, when attached to given chromophoric system, generally cause absorption maxima to a longer wavelength and increase in the intensity of absorption peak। Most of the auxochromes have non-bonding electrons such as OH, NH2, OCH, SH, etc. and may cause bathochromic and hypsochromic effect on the absorption of a chromophore। बेटे ये ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन जब ये अटैच होते हैं किसी क्रोमोफोरिक सिस्टम के साथ तो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि बैथोक्रोमिक और ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि क्रोमोफोर तो खुद से एब्जॉर्ब करता है ना, और ऑक्सोक्रोम जब अटैच होता है क्रोमोफोरिक सिस्टम के साथ तो तब वो इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक बढ़ा देता है और लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देता है लैम्डा मैक्स को। अच्छा जी, बैथोक्रोमिक इफेक्ट या रेड शिफ्ट, याद रखना है कि रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक इफेक्ट एक ही बात है। Auxochrome when attached to a given chromophore not having non-bonding electrons shift the absorption maxima to a higher wavelength। ऐसा फंक्शनल ग्रुप कि जब किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच हो और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को हायर वेवलेंथ की तरफ यानी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ा दे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टू लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। अगर बेटे आप विबग्योर लिख के देखें ना तो वॉयलेट जो है वो हाईएस्ट वेवलेंथ पे आता है और रेड जो है वो लोएस्ट, यानी सबसे लंबी वेवलेंथ जो है कम एनर्जी वाली वो रेड होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो वॉयलेट कलर की होती है। ठीक है, तो अगर कोई ऑक्सोक्रोम किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच हो और उसको लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर दे तो इसको रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे इथीन है तो इसका लैम्डा मैक्स 170 नैनोमीटर है, लेकिन अगर हम इसके साथ OCH3 अटैच कर देते हैं तो लैम्डा मैक्स जो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ 170 से 185 नैनोमीटर पे शिफ्ट कर जाता है। तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट है और रेड शिफ्ट है। ठीक है, सो OCH3 जो है ये ऐसा ऑक्सोक्रोम है कि जिसने इथीन की लैम्डा मैक्स को 170 से 185 पे शिफ्ट कर दिया। ये तो हो गई रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट इसके ऑपोजिट होगी। ऑफ कोर्स जो ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ अटैच होके उसको लॉन्गर से शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर दे तो उसको हम कहेंगे हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट या हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट। Auxochromes when attached to a chromophore having both multiple bond and non-bonding electrons result in shifting of absorption maxima to lower wavelength।
ज़ाहिर है बेटा डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होनी है, ऑफ कोर्स इसके लिए कम एनर्जी चाहिए, इसलिए पहले से भी लो एनर्जी लेवल पे था। अगर नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन भी हैं तो वो फर्दर इसको कर देंगे, रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू लोअर वेवलेंथ। दिस शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टू शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट और ब्लू शिफ्ट। जैसे ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका लैम्डा मैक्स था 295 नैनोमीटर पे, अगर हम इसके साथ क्लोरीन अटैच कर देते एक हाइड्रोजन हटा के, ठीक है, तो ये लैम्डा मैक्स जो है ये 230 नैनोमीटर पे चला जाता है। 295 से शॉर्टर वेवलेंथ 230 की तरफ चला जाता है। अब इसमें ऑक्सोक्रोम क्लोरीन है हैज डिक्रीज्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन फ्रॉम 295 टू 230 नैनोमीटर। अच्छा जी, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, ये जो इंक्रीज हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन में एज शोन बाय हायर ईमैक्स वैल्यू इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। इट जनरली ऑब्जर्व विद बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या कहते हैं कि ये हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसको हम कहेंगे सॉरी इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इसको हम कहेंगे हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। और जो डिक्रीज हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन में और ई मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट होता है कि जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, लैम्डा मैक्स की सॉरी ई मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, ई मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। इसको बेटे आपने वो ऊपर वाले दो के साथ मिक्स नहीं करना। ऊपर वाले दो जो हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड बेथोक्रोमिक शिफ्ट, उनका ताल्लुक किसके साथ है? उनका ताल्लुक लैम्डा मैक्स की वैल्यू के साथ है। जो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट है, इनका ताल्लुक ई मैक्स की वैल्यू के साथ है। जो रेड शिफ्ट होती है उसमें लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है, ठीक है, जो ब्लू शिफ्ट होती है उसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है। जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है इसमें ई मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और जो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट है इसमें ई मैक्स की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब ये नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि कुछ वैल्यूज दी हुई हैं एग्जांपल्स के साथ लैम्डा मैक्स की और ई मैक्स की, राइट। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आप एक नज़र देख लें और बस। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। आमतौर पे पेपर में इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि कॉन्जुगेशन का लैम्डा मैक्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कॉन्जुगेशन तो आप समझती है ना कि जब ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, ठीक है, जहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है उसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू किस तरफ शिफ्ट होती है, ये आपने बहुत गौर से समझना है क्योंकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी लाजमी पेपर में आता है। अच्छा बेटा, अब ये कॉन्जुगेशन पे किस तरह इफेक्ट करता है, ये अब सबसे पहले आप ये अगली डायग्राम देखिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, ये अल्कीन है एक, ठीक है, इसको 200 से 400 नैनोमीटर तक स्टडी किया हुआ है, वाई एक्सिस के साथ एब्जॉर्बेंस है और ये वैल्यूज है, ए पीक है, बी है, सी है, ठीक है। जैसे जैसे बेटा जो कॉन्जुगेशन है बढ़ती जाती है, राइट, ए जो था उसमें एक डबल बॉन्ड था, सपोज बी में 2 हो गए, सी में 3 हो गए। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, सिर्फ डबल बॉन्ड्स नहीं, ऑल्टरनेट करते हुए सिंगल और डबल बॉन्ड, जैसे जैसे डबल बॉन्ड्स का नंबर बढ़ता जाता है, जो लैम्डा मैक्स है ये लॉन्गर वेवलेंथ तरफ शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। लैम्डा मैक्स जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ये आप इसको पढ़िएगा, अगर ना समझ आई तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है बीटा कैरोटीन में। अब बीटा कैरोटीन जो है ये आपको पता है गाजर में होती है और ये इसमें 11 डबल बॉन्ड्स हैं और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ये
450 नैनोमीटर पे आ जाती है और ये विजिबल स्पेक्ट्रम में ब्लू कलर का ब्लू रीजन में विजिबल स्पेक्ट्रम की आ जाती है, ठीक है। अब ये कैरेट का जो ऑरेंज कलर है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन्स इन कैरेट्स। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये ब्लू रीजन में आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसका ऑरेंज ही नजर आएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है कि जो लैम्डा मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है और बीटा कैरोटीन में डबल बॉन्ड्स 11 है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, तो इसलिए ये 450 में यानी प्रॉपर जो विजिबल रीजन है उसमें ये शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के बढ़ने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती है। ओके जी, मुझे बताइएगा कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम IR शुरू करें।